हेलो वंडरफुल स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर मधुरन श्रीनिवास। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डर्मेटोलॉजी के नीट पी 2024 के रिकॉल क्वेश्चंस जो पूछे गए थे 2 शिफ्ट्स में। ठीक है, तो पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये रिकॉल के क्वेश्चन से तो हो सकता है क्वेश्चन में या ऑप्शंस में इमेजेस में थोड़ा डिस्क्रिपेंसी हो सकती है। अगर आपको लगे कि कुछ चीजें ऐसे नहीं पूछे गए थे, ऐसे पूछे गए थे, तो प्लीज कमेंट्स में बता देना मुझे, ताकि मैं जो भी चेंजेस आप बोलते हो उसको अगले जो वर्जन्स होते हैं उसमें चेंजेस करके डाल सकता हूँ। ठीक है, और एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको ही नहीं, मुझे भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने के बाद मुझे पता चला कि क्वेश्चंस जो पूछे गए थे तो वो बहुत ही डेप्थ में पूछे गए थे, क्वेश्चंस जो सुपरफिशियली नहीं थे। तो आपको पता होनी चाहिए बहुत सारी चीजें जिनको आप इंटर कनेक्ट करने के बाद, इंटीग्रेट करने के बाद ही एक प्रॉपर डायग्नोसिस पे पहुंच सकते थे। ठीक है, या अगर कुछ एडिशनल पॉइंट्स, कुछ मिस्टेक्स अगर आपको लगते हैं इस पीपीटी में है जो इस वीडियो में आने वाले हैं, तो प्लीज उनको कमेंट्स में बता देना। बिल्कुल, आई एम गोइंग टू सी ऑल द कमेंट्स एंड उनको मैं ट्राई करूंगा कि अगले जो वर्जन्स होंगे इस वीडियो के उसमें चेंजेस कर दूंगा। ठीक है, और एक बात, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी फ्यूचर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उनके बारे में डर्मेटोलॉजी के वीडियोस बना के डाल दूंगा। और एक बात याद रख लो कि FMG INSCT जो आने वाले हैं एग्जाम्स 2024 के एंड में, उन एग्जाम्स के लिए ये जो क्वेश्चंस है, ये जो कॉन्सेप्ट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लें। और थोड़ा एनालिसिस, छोटा सा एनालिसिस अगर आप मुझसे पूछोगे तो 13 क्वेश्चन जो है 15 में से प्रीवियस ईयर टॉपिक्स हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यस ये टॉपिक्स हैं, आपको याद रखनी है। प्रीवियस ईयर टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनको आप अगर अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो देन इट इज गोइंग टू मेक योर वर्क वेरी सिंपल, स्पेशली इन डर्मेटोलॉजी, बिकॉज इसमें स्ट्राइक रेट जो है बहुत अच्छी हो सकती है। 100% स्ट्राइक रेट आप अटेन कर सकते हैं। ठीक है, यस डायरेक्ट रिपीट्स, आई डोंट से डायरेक्ट रिपीट्स नहीं थे, बट घुमा फिरा के उन्होंने टॉपिक्स जो है सेम पूछा है। और आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस जो है 2 क्वेश्चंस थे। एक तो रियली बॉक्स वाला ही क्वेश्चन है डर्मेटोलॉजी में जो पूछा गया था, उसका आंसर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम बोल सकते हैं कि थोड़ा कैजुअल है डर्मेटोलॉजी के क्वेश्चंस जो भी पूछे गए थे कि इस नीट एग्जाम। तो हम शुरू करते हैं डिस्कशन विद दिस क्वेश्चन। A male presents with grouped painful vesicular lesions in the genital area. History of multiple sexual partners is present, and irregular use of condoms history is given. Smear showed MNGCs, मल्टी न्यूक्लिएटेड जेएन सेल्स। तो ये था क्वेश्चन, और इसमें आप देख सकते हैं जो मैंने हाईलाइट किया ये इंपॉर्टेंट बजवर्ड्स हैं। ओके, और ये इमेज भी दिया गया था। तो जब भी आप ऐसे ग्रुप्ड वेसिकल्स जो एरिथेमेटस बेस के ऊपर देखने को मिल जाते हैं किसी भी इमेज में, तो आपको 2 चीजें याद रखनी चाहिए। एक हो सकता है हर्पिस जोस्टर हो सकता है, या नहीं तो एक हो सकता है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है, ये दोनों इन्फेक्शन आपको याद रखने। और इस क्वेश्चन में अगर आप सारे क्लूज को अच्छी तरह से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेक्सुअल पार्टनर्स, कॉन्डोम हिस्ट्री, तो ये आपको एग्जामिनर्स बताना चाहता है कि ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। ठीक है, और एक बात, अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो हर्पिस जोस्टर, वॉट्स, जेनेटालिस, शैंक्रोइड, इनमें से कौन सा नॉन एसटीडी कंडीशन है? तो हर्पिस जोस्टर नॉन एसटीडी कंडीशन है, तो उसको हम रूल आउट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कौन सा कंडीशन ग्रुप्ड पेनफुल वेसिकुलर लेशंस के जैसे प्रेजेंट करता है, वो भी जेनेटल्स के पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एग्जामिनर ने सिर्फ पेनफुल लीशंस इन द जेनेटेलिया अगर उसका जिक्र किया होता, तो आंसर हो सकता कि हर्पिस हो सकता, या नहीं तो शैंक्रोइड भी हो सकता था, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशंस है जो पेनफुल जेनेटल लीशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। पर इसमें क्योंकि वेसिकुलर लीशंस का जिक्र किया गया है, तो आंसर अब बन जाता है हर्पिस जेनेटल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है स्टूडेंट्स। और मैंने पूछा स्टूडेंट से कि MNGCs के बारे में दिया गया है क्वेश्चन में है कि नहीं। उन्होंने बोला, कुछ स्टूडेंट्स ने बोला नहीं दिया है, कुछ स्टूडेंट्स ने बोला दिया है। बट याद रख लो ये भी INSCT में पूछा गया था,
तो जो भी प्रीवियस ईयर टॉपिक्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि नीट में ही वो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, आईएनएससीटी में भी वो पूछा जा सकता है, एफएमजी में पूछा जा सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एग्जाम्स भी हो सकता है, क्योंकि कुछ तो क्वेश्चन पूछना चाहे तो क्या करते हैं, एग्जाम सेट करने वाले जो भी होते हैं, पेपर सेटिंग करने वाले, क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट करने के लिए नियर बाय जो आजू बाजू एग्जाम्स अभी अभी हाल फिलहाल हुए हैं उनमें से क्वेश्चंस या टॉपिक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका टारगेट नीट है तो भी आपको आईएनएससीटी और एफएमजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर टॉपिक्स अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो है हर्पेस जेनिटल से। तो कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर हर्पेस जोस्टर क्यों नहीं हो सकता आंसर, ठीक, देखो, अगर एग्जामिनर जोस्टर आंसर देना चाहता है तो वो बोलता कि लीशंस जो है यूनिलेटरली अरेंज्ड है, वो भी एक डर्माटोम में। पर ऐसा तो मुझे कोई स्टूडेंट ने बोला नहीं था कि कोई डर्माटोम के बारे में या यूनिलेटरल इन्वॉल्वमेंट राइट या लेफ्ट के बारे में जिक्र किया गया है, ऐसा कुछ बोला नहीं था स्टूडेंट से। तो इसीलिए मैं रखता हूँ इसका आंसर हर्पेस जेनिटलिस, जो प्रोड्यूस होता है हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2 के वजह से। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, ये था अगला सवाल। 27 ईयर ओल्ड, देखो, जो भी क्वेश्चन में पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, एक क्लूज जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, एज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। 27 ईयर ओल्ड मेल कंप्लेन्स ऑफ एसिम्टोमेटिक जनरलाइज्ड पैप्लोस्क्वामस रैश। अब आई एम नॉट श्योर दैट पैप्लोस्क्वामस रैश दिया है या नहीं, बट ठीक है, एसिम्टोमेटिक तो दिया है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था, ठीक है। एंड मॉइस्ट फ्लैट ग्रे पेरिएनल लीशंस, ये भी दिया गया था। एंड देयर इज अ हेयर लॉस, ठीक है, ये सब पूछा दिया गया था। और एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। तो याद रख लो, जब भी आप ऐसे स्काल्प के पिक्चर देखोगे जिसमें आपको देखने को मिल रहा है पैची एलोपेशिया, पैची हेयर लॉस जिसको हम बोलते हैं पैची एलोपेशिया, तो आपको याद रखनी चाहिए 4 इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो क्या क्या है वो, एलोपेशिया एरिएटा, टीना कैपिटस, ट्राइकोटिलोमेनिया एंड सेकेंडरी सिफिलिस, ठीक है। तो इन चारों में से आपको लगता क्या है, ठीक है, टीना कैपिटस बच्चों में होता है, यहाँ पर तो एज एल्डर मतलब एल्डरली नहीं है, मिडिल एज 27 ईयर्स है, यंग एडल्ट है, ठीक है, बच्चा तो नहीं है, ठीक है। तो टीना कैपिटिस मोस्ट लाइकली नहीं हो सकता, ठीक है। और ये दोनों क्लूज जो भी मेंशन किए गए हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम देख सकते हैं सेकेंडरी सिफिलिस में, जहां पर ट्रिपोनिमा पेलिडम जो है ब्लड बॉर्न हो जाता है, हेमेटोजेनस स्प्रेड हो जाता है, उसके वजह से जो बॉडी में चेंजेस आते हैं उनके बारे में एक क्लूज दिया है एग्जामिनर ने, ठीक है। तो इसके वजह से आंसर हो जाता है ट्रिपोनिमा पैलिडम। तो एसिम्प्टोमेटिक जनरलाइज पैप्लोस्क्वामस रैश ओवर द ट्रंक देखने को मिल सकता है। अगर आपको याद है तो सेकेंडरी सिफिलिस में हमने देखा है, सिफिलिस में सिफिलिस, आप याद रख लो सिफिलिस। तो सिफिलिस में जो जेनेटल अल्सर होता है वो पेनलेस होता है, जो इंग्वाइल लिम्फेडेनोपैथी होता है वो पेनलेस होता है, और जो लीशंस बॉडी के ऊपर आते हैं सेकेंडरी सिफिलिस में वो भी एसिम्टोमेटिक होते हैं, इचलेस पेनलेस होते हैं, ठीक है। और एक चीज याद रखने वाली है, मॉइस्ट फ्लैट ग्रे लीशंस जो पेरीएनल एरिया में जेनेटेलिया के पास देखने को मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं, एक इंपॉर्टेंट नाम है उसका, उसको हम बोलते हैं कॉन्डेलोमा लाटा, कॉन्डेलोमा लाटा, ठीक है। तो हेयर लॉस जो है पैची एलोपेशिया है, इसको अगर हम सेकेंडरी सिफिलिस में जो कि ट्रेपोनोपेलिडम के वजह से होता है उसमें हम बोलते हैं मॉथ ईटन एलोपेशिया, मॉथ ईटन एलोपेशिया, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि क्यों ये फंगल इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। देखो, क्वेश्चन में चाइल्ड एज नहीं दिया है, टीने कैपिटस चाइल्ड में होता है, ठीक है। और एक चीज, लीशंस ओवर द स्काल्प, इसका कोई इचिंग या स्केलिंग के बारे में जिक्र किया गया नहीं है, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है अगेंस्ट टीनिया कैपिटस, ठीक है। और एक चीज, ये जो दिए गए हैं क्लूज ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कॉन्डेलोमा लाटा, और जो नॉर्मल एसिम्प्टोमेटिक लीशंस हम देख सकते हैं ट्रंक के ऊपर,
जो हर कोई लीजन हम देखने को मिल सकता है। पैप्लोस्कामस हो सकता है, वो मैक्युलोपैपुलर हो सकता है, मैक्यूल्स पैचेस भी देखने को मिल सकते हैं, पर एक लीशन तो नहीं देखने को मिलता है सेकेंडरी सिफिलिस में, वो होता है वेसिकुलोबुलस लीशन। ठीक है, वो एक बात याद रख लो, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स क्योंकि दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स सेकेंडरी सिफिलिस, आंसर इज गोइंग टू बी ट्रेपोनोपैलिडम। अगर फंगल इन्फेक्शन देना ही चाहता है एग्जामिनर तो कुछ इचिंग का हिस्ट्री दे देता और चाइल्ड दे देता। ठीक है, पर क्योंकि ये नहीं है तो ये टीनिया कैपिटिस नहीं हो सकता। आंसर इज ट्रेपोनोपेलिडम। सो प्लीज रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मुझे यकीन है कि आप लोगों को कॉन्डेलोमा लैटा के बारे में पता है, और मुझे यकीन है आप लोगों को पता है कि एसिम्प्टोमेटिक लीजन्स होते हैं ट्रंक के ऊपर सेकेंडरी सिफिलिस में। और मुझे ये भी यकीन है कि आपको पता है कि मॉथ ईटन एलोपेशिया प्रेजेंट होता है स्काल्प के ऊपर। पर ये क्वेश्चन क्यों इतना डिफिकल्ट हो गया कुछ स्टूडेंट्स को, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन है, भयंकर इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, अगर आप समझ सकते हो। तो इसमें ये सारे पॉइंट्स को आपको इंटीग्रेट करके फाइनली एक डायग्नोसिस के ऊपर पहुंचने की जरूरत होती है। इसीलिए ये क्वेश्चन जो है, आई डोंट से इट इज डिफिकल्ट, बट या डेफिनेटली इट नीड्स लॉट ऑफ रिविजन, लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लॉट ऑफ इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड ऑल्सो रीडिंग द नोट्स। तो एक और चीज बोलना चाहता हूँ, ये प्रीवियस ईयर्स में जो वन लाइनर्स पूछे जाते थे, ये एग्जाम ऐसा नहीं है अभी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मेरा ये सजेशन होगा, देखो जब भी आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो इन डेप्थ पढ़ाई करो, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनका, ना कि सारे टॉपिक्स का। ठीक है, जो नॉट सो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको सुपरफिशियल देख लो चलेगा, पर ऐसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको इन डेप्थ में पढ़ो। और एक चीज, अगर आप सही तरीके से देख रहे हो, इसमें एसटीडी का एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी होगी, और हेयर का, दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिला के इंटीग्रेट करके ये क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे मतलब क्वेश्चन का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है हर साल। ठीक है, और ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसको भी हाँ आप मुझसे पूछोगे तो ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आप पैथोलॉजी उसके साथ साथ डर्मेटोलॉजी, इन दोनों का इंटीग्रेशन देख सकते हो। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि यंग मेल के विद जीआई कंप्लेंट्स, माल अब्जॉर्प्शन डायरिया, जीआई कंप्लेंट्स दिए गए थे। क्यूटेनियस एग्जामिनेशन में इची लीशंस पाए गए थे और ब्लिस्टरिंग भी देखा गया था। स्टूडेंट्स ने बोला था कि ये मेंशन किया गया था। और हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ द गट में क्रिप्टाइटिस एंड फ्लैटेंड विल्लाई दिया गया था। एंड ऑल्सो इट वाज मेंशन कि ग्लूटेन फ्री डाइट से इंप्रूवमेंट मिल गया पेशेंट को। तो व्हाट इज अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी? तो ये सारे क्लूज अगर आपने इंटीग्रेट कर लिया और डायग्नोस कर लिया कि ये जो स्किन कंडीशन है ये डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस है, और ये जो कंडीशन ग्लूटेन सेंसिटिव एंट्रोपैथी होती है, मतलब सीलियाक डिजीज, अगर आपने ये डायग्नोस कर लिया, ये फर्स्ट स्टेप है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप आपको पता होनी चाहिए कि इसमें स्पेसिफिक एंटीबॉडी कौन सा है। तो आंसर है टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेस नंबर 3। ठीक है, अगर आप ईच हर एक क्वेश्चन को देखेंगे तो एक लेवल पे नहीं, उसके ऊपर का लेवल के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अंतक मिंची, ठीक है, इस मतलब एक लेवल से सुपर से भी ऊपर बोलते हैं ना, ऐसा वाले क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, अ चाइल्ड केम विथ, तो और एक क्वेश्चन आप सबके के लिए, नेम अ कंडीशन इन विच वी आर गोइंग टू सी प्रॉब्लम इन द टिश्यू ट्रांसक्लोटामिनेस नंबर 1। अगर इसका आंसर आपको पता है प्लीज कमेंट्स में बता देना आंसर। ठीक है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड केम विथ माल न्यूट्रिशन एंड फॉलिकुलर हाइपर केराटोटिक स्किन लेशंस, देयर वाज अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए एसेंशियल फैटी एसिड्स। तो अगर इसका इमेज दिया होता एग्जामिनर तो बहुत ही आसान हो जाता, पर आपको डिस्क्रिप्शन के मदद से अंडरस्टैंड करना है कि डिस्क्रिप्शन कौन सा कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहा है। मुझे यकीन है आपने या इमेजिन कर लिया होगा, एक छोटे से बच्चे जिसके एल्बोस या नीज के ऊपर हाइपर केराटोटिक फॉलिकुलर स्किन लेशंस, पैपुलर स्किन लेशंस देखने को मिल रहे हैं, जो कि त्रिनोडर्मा में हमको देखने को मिलता है, जिसका दूसरा नाम है टोड स्किन।
देखो, जिसके वजह हो सकते हैं विटामिन ए डिफिशिएंसी, एसेंशियल फैटी एसिड डिफिशिएंसी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डिफिशिएंसी, विटामिन सी, विटामिन ई डिफिशिएंसी। सर ये सारे डिफिशिएंसी की वजह से हो सकता है फ्रीनोडर्मा, बट याद रखो विटामिन ए डिफिशिएंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये आई डोंट से इट इज वेरी इजी क्वेश्चन क्योंकि इमेज तो नहीं दिया है, पर या इट इज कंपैरेटिवली बेटर क्वेश्चन। एंड ऑल्सो इसमें भी अगर आप देखोगे तो बायोकेमिस्ट्री और डर्मेटोलॉजी का इंटीग्रेशन इसमें है। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप मुझसे पूछोगे कि ये डिफिकल्ट है या इजी है, तो मैं बोलूंगा कि ये प्रीवियस ईयर टॉपिक है। क्यों? क्योंकि अपोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में इस हाल फिलहाल आईएनसीटी 2024 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। कहाँ पर देख सकते हैं अपोक्राइन ग्लैंड्स, ये था क्वेश्चन। तो एक्सिला में देख सकते हैं। ठीक है, दैट वाज द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या किया है एनबीए वाला ने, एक स्टेप और एक कदम और आगे बढ़ के इमेज दिया है आपको। इसका मार्किंग, इसका मार्किंग पता होनी चाहिए। बहुत सिंपल है अगर आपको पता है। ठीक है, तो सेबेशियस ग्लैंड्स कहाँ होते हैं भाई? सेबेशियस ग्लैंड्स एंड अपोक्राइन ग्लैंड्स आर गोइंग टू ओपन इनटू द हेयर फॉलिकल। तो ये होता है हमारा सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस मतलब ये है। ठीक है, और ये होता है डी अपोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ए ग्लैंड जो डायरेक्ट स्किन के ऊपर खुल रहा है, ये होता है इक्राइन ग्लैंड। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये है एरेक्टर पाइली मसल जो कि कॉज करता है गूज बम्प्स। गूज बम्प्स, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है, हार्ड क्वेश्चन नहीं, पर एग्जाम में ऐसे ऑप्शंस नहीं थे। ठीक है, एग्जाम में कैसे पूछा गया था? ऑप्शन ए 1 सेबेशियस ग्लैंड, 2 अपोक्राइन ग्लैंड, 3 एरेक्टर पैले मसल, 4 इक्राइन ग्लैंड। ऐसा मतलब ए बी सी डी में 1 2 3 4 3 2 4 1 ऐसा पूछा गया था। तो एग्जाम में आपका पेशेंस का भी टेस्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है। याद रखो, कोई भी मतलब पेशेंस रखता है एक क्वेश्चन को। अगर आप ज्यादा टाइम दे दोगे, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा देखा जिनके पास टाइम ही नहीं था कि सारे ऑप्शंस जो है पढ़ने के लिए, तो उन्होंने हरी बरी में कुछ मार्क कर दिया। ऐसे क्वेश्चंस जो आपको 100% करेक्ट हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपका टाइम स्पेंड करने में नहीं है टाइम, तो हो जाएगा वेस्ट। इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको जीटीज जो है देनी होती है एग्जाम के पहले, जिसके मदद से आप टाइमिंग कर सकते हो। आपका पेपर करने की क्षमता आपको पता चल जाएगी। उसकी मदद से आप जो फाइनल एग्जाम में टाइमिंग होता है वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें डिफिकल्टी नहीं होती, कुछ क्वेश्चंस में डिफिकल्टी नहीं होती, जैसे कि डर्माटाइटिस हर्पेटिक, ये फ्रिनोडर्मा क्वेश्चन में भी। पर कुछ स्टूडेंट्स ने मतलब हरी बरी में कुछ आंसर कर दिया, कुछ गलत मार्क कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक, और ये क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछोगे तो आई विल टेल दैट दिस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन ओनली बिकॉज मुझसे स्टूडेंट्स बोले थे कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था और 3 4 इमेज दिए गए थे। पता नहीं इतने सारे इमेजेस दिए थे कि नहीं। ठीक है, पर अगर आप सारे क्लूज को देख लिया अच्छी तरह से, तो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू दोज हु हैव स्टडीड इट। ओके, तो देखो 23-year-old मेल कंप्लेन्स ऑफ ऑरेंज ह्यू ओवर द बॉडी विथ hyperkeratotic perifollicular erythematous papules associated with scaling, and it started near the face and progressed to involve the entire body. Islands of sparing noted over the body. Palmoplantar keratoderma noted, और इमेज भी दिया गया था जो आप यहाँ पर देख सकते हो। और हिस्टोलॉजी वाज शोइंग alternating ऑर्थो एंड पैराकेराटोसिस। अरे भाई, ये सारे क्लूज देकर एग्जामिनर ने आपके मतलब अगर आप खाना चाहते हो प्लेट के अंदर सब कुछ डाल दिया और आपके सामने रख दिया है एग्जामिनर ने। ठीक है, बस आपको खाना है। अगर आपने पढ़ा कि पिट्रासिस रूब्रा पैलरिस में ये सारे फीचर्स होते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑरेंज कलर्ड ह्यू हमको देखने को मिलता है बॉडी के ऊपर, ओवरऑल बॉडी। और यहाँ पर आप देख देख भी सकते हो कि ऑलमोस्ट एंटायर बॉडी जो है रेड या ऑरेंज ह्यू में बदल गया है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि कुछ एरियाज में वाइट कलर जो है, मतलब जो नॉर्मल स्किन कलर है वो परसिस्ट कर रहा है। इसको हम बोलते हैं आइलैंड्स ऑफ स्पेरिंग। आइलैंड्स ऑफ स्पेरिंग।
और पामोप्लांटर केराटोडर्मा जिसको हम पीआरपी सैंडल बोलते हैं, पिट्रासिस रुब्रा पाइलरिस सैंडल्स, ये भी दिया गया था। अल्टरनेटिव बैंड्स ऑफ ऑर्थो एंड पैरा केराटोसिस जिसको हम बोलते हैं चेकर बोर्ड पैटर्न, ये भी दिया गया था। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला क्वेश्चन में दिया है, कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि इमेज में दिया है, पता नहीं क्या है, आप बोलो कमेंट्स में, बोथ क्वेश्चन में और इमेज में दिया गया है या नहीं, ठीक है। और ये जो प्रोग्रेस टू इन्वॉल्व द एंटायर बॉडी जो फेस में स्टार्ट हुआ है, इसको हम बोलते हैं सेफेलोकॉर्डल स्प्रेड, सेफेलोकॉर्डल स्प्रेड, सेफेलोकॉर्डल स्प्रेड, ये सारे फीचर्स हैं पिट्रासिस रुब्रा पाइलरिस के। तो कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर पैराकेराटोसिस दिया है तो क्यों नहीं हो सकता ये सोरियासिस। याद रख लो भाई, सोरियासिस के ये जो दूसरे फीचर्स हैं, मतलब पीआरपी सैंडल, अल्टरनेटिंग बैंड्स ऑफ ऑर्थो पैराकेराटोसिस, ये सब फिट फिट नहीं होते हैं, ठीक है। और एक बात, फॉलिकुलर सोरियासिस जो है ऐसा प्रेजेंट नहीं करता है, जो कि एरिथेमा, ऑरेंज ह्यू ऐसा नहीं होता है, बहुत भयंकर स्केलिंग आपको देखने को मिलता है। तो ये सब नहीं दिया है तो फॉलिकुलर सोरियासिस नहीं। और एक चीज माइकोसिस फंगोइडिस, अगर एग्जामिनर आंसर देना चाहता है तो वो आपको बोल देता है एक माइक्रो एब्सेस के बारे में। वो कौन सा माइक्रो एब्सेस है, नीचे कमेंट्स में बता दो। उसका आंसर है पोर्ट्रियस माइक्रोप्सिस, तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, ठीक है, तो वो आंसर नहीं। केराटोसिस फॉलिकुलरिस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अरे भाई एग्जामिनर ने तो केराटोटिक पेरीफॉलिकुलर एरिथेमेटस लीशंस देखने को मिल रहा है, ऐसा बोल दिया। तो क्वेश्चन में ही केराटोटिक फॉलिकुलरिस है, क्यों नहीं हो सकता है आंसर। अरे यार, केराटोसिस फॉलिकुलरिस होता है डेरियर डिसीज, ठीक है। याद रख लो, डेरियस डिसीज में कैसे लीजन्स होते हैं, डर्टी वॉर्टी लीजन्स कहाँ पर होते हैं, सेबोरिक एरियाज के ऊपर हमको देखने को मिलते हैं, बहुत ही स्केलिंग वॉर्टी लीजन्स होते हैं उसमें। तो इसका कोई जिक्र किया ही नहीं है एग्जाम में, सेबोरिक एरियाज के बारे में कोई कुछ बात ही नहीं हो, तो डेरियस डिसीज तो नहीं हो सकता है, ठीक है। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। और ये है अगला क्वेश्चन, तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो 4-year-old boy presents with multiple patches of hair loss associated with itching and scaling. 2-year-old sister also has similar complaints. अगर आप इमेज में देखोगे तो पैचेस ऑफ हेयर लॉस है, पैचेस ऑफ हेयर लॉस जिसमें इचिंग स्केलिंग होता है, जो चाइल्ड में देखने को मिलता है। डायग्नोसिस टीनिया कैपिटिस होता है भाई, टीनिया कैपिटिस इसके वजह से देखो इन्फेक्शन है, इसीलिए सिस्टर को था, तो अभी ये बॉय को भी हो गया, तो एक से एक को फैल सकता है, इन्फेक्शियस कंडीशन है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि क्यों सेबोरिक डर्माटाइटिस नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें भी तो इचिंग स्केलिंग हो सकती है। अरे यार, सेबोरिक डर्माटाइटिस में हेयर लॉस नहीं होते, तो ये आंसर नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला सर पेडिक्लोसिस कैपिटिस में इचिंग हो सकती है, तो पेडिक्लोसिस कैपिटिस आंसर क्यों नहीं है। अरे भाई, इसमें भी हेयर लॉस नहीं होती है और स्केलिंग भी हमको देखने को ज्यादा नहीं मिलती पेडिक्लोसिस कैपिटिस, ठीक है। और एलोपेशिया एरिएटा तो आपको पता ही है, ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें कंप्लीट लॉस ऑफ हेयर होती है, और वो भी बिना कोई इचिंग और स्केलिंग का हमको देखने को मिलता है। और इसमें हिस्ट्री ऑफ सिस्टर हैविंग सिमिलर हिस्ट्री इन द पास्ट, ये देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आंसर जो है टीना कैपिटिस। और ये पता नहीं एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है गोनोरिया, शायद, पता नहीं, इस इससे देखो दो क्वेश्चंस पूछे गए, ये मैंने सुना है कि स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि दो क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखो, मेल पेशेंट अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स 4 दिन, देखो ये जो भी क्लूज एग्जामिनर ने दिया है, सारे के सारे क्लूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 days बैक, ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड बता रहा है हमको 4 days, ओके, with complaints of painful urethral discharge. अरे यार, examiner is again giving you a थाली, okay, with all the meals, he is just asking you to eat it, okay। इतना इजी क्वेश्चन है अगर आपने पढ़ लिया तो, ठीक है। पर मैं बोल सकता हूँ कि इसमें भी इंटीग्रेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और डर्मेटोलॉजी, आपको अगर ये याद है कि निसेरे गोनोरिया जो प्रोड्यूस करती है यूरेथ्राइटिस, उसमें इंक्यूबेशन पीरियड जो है बहुत ही कम होती है, जब हम कंपेयर करेंगे नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस जो कि क्लेमिडिया ट्रकोमैटिस की वजह से होती है, जिसमें इट मे बी अप टू रेंज ऑफ 1 to 2 weeks, ठीक है। पर यहाँ पर तो 4 days है, लेस देन अ वीक। और आप देख सकते हैं पेनफुल यूरेथ्रल डिस्चार्ज, डिसूरिया,
जो कि सीवियर होता है, वो भी गोनोरिया में देखने को मिलता है। और फ्रैंक पस जो है यूरेथ्रा से निकल रहा है, ये भी स्टूडेंट्स ने बोला कि इमेज दिया गया। तो ये सारे क्लूज के मदद से आप गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस को डायग्नोस कर सकते हो, मुझे पूरा विश्वास है। और अगर आपने यहाँ तक कर लिया तो हुआ हुआ नहीं बात, नेक्स्ट लेवल है एग्जामिनर का क्वेश्चन, व्हाट इज द मैनेजमेंट। तो ऑप्शन बी, सेफिक्सिम 400 mg स्टैट, दैट इज द ट्रीटमेंट विच यू आर गोइंग टू गिव, विच विल कवर द गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि कौन सा किट है जिसमें यूरेथ्राइटिस का ट्रीटमेंट इंक्लूड होता है, उसका कलर क्या है, उसका नंबर क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। आपके लिए मैं आंसर अभी बताने वाला हूँ। वो किट है ग्रे किट, ग्रे कलर्ड किट, जो कि होता है किट नंबर 1। मुझे पूरा विश्वास है आपको पता है ये निमोनिक जो हमने डिस्कस किया है अपने क्लास में, ग्रे गर्ल वेयरिंग ब्रेसलेट रीडिंग येलो बुक। ओके, तो इसके मदद से आप सारे 7 किट्स को याद रख सकते हैं। पर अभी के लिए याद रखो किट नंबर 1 जो कि ग्रे कलर किट है, उसमें होता है सेफिक्सिम 400 mg स्टार्ट, जो कि टेक केयर कर लेता है गोनोकोकस को। और उसमें वो एक और मेडिकेशन होती है जो कि होती है एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम स्टार्ट, जो कि टेक केयर करती है क्लैमिडिया। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो इस एग्जाम में जो डर्मेटोलॉजी का बहुत अच्छा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, इस ईयर में अभी रिपीट हुआ है और बहुत ही इजी था। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो कंट्रोवर्शियल नहीं था। दिस इज दैट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक वेसिकुलोबुलस डिसऑर्डर्स। ओके, पेशेंट वेसिकुलर लेशंस इन द ओरल म्यूकोसा, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस। अगर आप याद रखते हो तो ये 2024 के आईएनएसईटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। DIF, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ये होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस वेसिकुलोबुलस डिसऑर्डर्स में, ये पूछा गया था आईएनएसईटी में। और स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि ये जो इमेज था ये दिया गया था, जिसमें आप देख सकते हो एपिडर्मिस में फिश नेट पैटर्न और चिकन वायर पैटर्न हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारे अगर आपके पास क्लूज हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपने फेम्पिकस वल्गैरिस आंसर कर लिया। क्यों? क्योंकि अकेला एक ही कंडीशन है जो कि इंट्रा एपिडर्मल ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर है, बाकी सारे जो है सब एपिडर्मल ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर है जिसमें चिकन वायरा फिश नेट पैटर्न का DIF देखने को नहीं मिलते। ठीक है, फेम्पिकस फोलिएशियस भी अगर एग्जामिनर दे देता इस क्वेश्चन का तो क्या होता है आंसर, बताओ बताओ, कमेंट्स में बताओ। क्या हो सकता है फेम्पिकस फोलिएशियस आंसर? नहीं हो सकता। क्यों? देखो एग्जामिनर ने क्या दिया क्लू, वेसिकुलर ओवरल लीशंस है। देखो याद रखो पेम्पिकस फोलिएशियस में म्यूकोजल लीशंस नहीं होते। ठीक है, इसीलिए एग्जाम में पेम्पिकस वल्गैरिस का ऑप्शन दिया है। ठीक है, याद रख लो, वरना DIF में फिश नेट या चिकन वायर पैटर्न पेम्पिकस फोलिएशियस में भी देखने को मिलता है, पर ओवरल लीशंस फोलिएशियस में नहीं होते। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक क्वेश्चन है ये, तो ये भी माइक्रोबायोलॉजी और डर्मेटोलॉजी का इंटीग्रेशन है। फार्मर विद प्रिक इंजुरी, जब भी आप फार्मर प्रिक इंजुरी देख लेते हो, फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू थिंक इज, एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है सबक्यूटेनियस माइकोसिस के बारे में, यू शुड थिंक ऑन दीज ग्राउंड्स। एंड क्या क्या डायग्नोसिस होते हैं वो आपके फिंगर टिप्स में होनी चाहिए, ये दिमाग में आनी नहीं चाहिए, फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। स्पोरोट्राइकोसिस, क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस एंड माइसीटोमा, ये 3 कंडीशंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे स्वेलिंग ऑफ द फुट दिया गया है, साइनस ट्रैक्ट्स थे वहां पर फुट के ऊपर, पस डिस्चार्ज हो रहा था जो कि वाइट ग्रैन्यूल्स थे। ठीक है, अब यहां तक आपने देख लिया तो आप देख सकते हैं साइनस ट्रैक्ट्स हैं, ग्रैन्यूल्स हैं, स्वेलिंग का मतलब ट्यूमिफेक्शन मतलब टी है, तो GST फीचर्स, ये सारे ट्रायड फीचर्स का ट्रायड हम देख सकते हैं माइसिटोमा में। तो आपने सोच लिया अरे यार ये तो माइसिटोमा है, वेरी गुड, माइसिटोमा। नेक्स्ट अगर आप देखोगे ग्राम पॉजिटिव फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स वर नोटेड ऑन माइक्रोस्कोपी। देखो माइसिटोमा जो होता है यूमाइसिटोमा होता है, और एक चीज होती है एक्टिनोमाइसिटोमा, एक्टिनोमाइसिटोमा। तो देखो जो फंगाई के वजह से होता है उसको यूमाइस्टोमा बोलते हैं, जिसमें बैक्टीरिया का रोल होता है उसको हम बोलते हैं एक्टिनोमाइस्टोमा। बैक्टीरिया का जो कॉज होता है उसमें एक्टिनोमाइस्टोमा बोलते हैं। तो एग्जाम ने ग्राम पॉजिटिव का जिक्र जब कर लिया तो
ही इज ट्राइंग टू टेल यू दैट इट इज एक्टिनोमाइस्टोमा, ठीक है, एक्टिनोमाइस्टोमा। और एक बात ये है कि अगर ये फिलामेंट स्ट्रक्चर्स नहीं दिया होता तो इस क्वेश्चन का आंसर दो ऑप्शंस हो सकते थे, ठीक है। स्पोरोआर्ट्रिक शान की तो रूल आउट है, उसमें तो नोडुलर अल्सरेटिव लेशंस इन द लिम्फेटिक अरेंजमेंट दैट इज स्पोरोट्राइकोइड पैटर्न लेशंस हमको देखने को मिलते हैं, एज पर जिलस भी रूल आउट है, ठीक है। देखो, स्टेफेलोकोकस ऑरियस एक कंडीशन को प्रोड्यूस करती है जिसको हम बोलते हैं बॉट्रियोमाइकोसिस। बॉट्रियोमाइकोसिस में भी, उसमें भी माइसिटोमा के जैसे लीशंस दैट इज ग्रैन्यूल साइनस ट्रैक्ट्स हमको देखने को, साइनस ट्रैक्ट्स एंड ट्यूमेफैक्शन दैट इज स्वेलिंग देखने को मिल सकता है। पर उसमें भी मतलब ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म देखने को मिल सकते हैं ग्रैन्यूल्स में, पर फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स हमको देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसके वजह से स्टाफ ऑरियस इज नॉट गोइंग टू बी आंसर, द आंसर इज गोइंग टू बी नोकार्डिया ब्राजिलियंसिस, जो कि प्रोड्यूस कर सकता है एक्टिनोमाइस्टोमा। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप हरी भरी में क्वेश्चन देख रहे हैं और कुछ ना कुछ मतलब बजवर्ड्स को देख के आंसर मार्क कर लिया है, तो होगा नहीं, क्लियर होगा नहीं आपका एग्जाम। आपको वेरी केयरफुली सारे पॉइंट्स को देखना है, एक एक पॉइंट का इंपॉर्टेंस है एक एक ऑप्शन को रूल आउट करने में, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम, वेरी इन डेप्थ एग्जाम आई कैन से, ओके, इन डेप्थ एग्जाम। तो ये सारे दूसरे कॉज होते हैं, हो सकते हैं एक्टिनोमाइस्टोमा के, एक्टिनोमोड्रा मादरी नोकार्डिया एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस सोमालियंसिस। तो ये अगला क्वेश्चन जो है ये मैं बोल सकता हूँ थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे अलग अलग रिकॉल्स दिया है, ठीक है। पर जो मुझे रिकॉल मिला है उसके हिसाब से अगर आप मुझसे पूछोगे आंसर क्या है, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। अडोलसेंट मेल complaints of lesions all over the face and back. प्रिडोमिनेंटली देवर कोमोडोन्स। तो मतलब कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि सिवियर एक्ने दिया है, कुछ स्टूडेंट्स ने बोला नोड्यूल सिस्ट के इमेज दिया है। पता नहीं मतलब हर किसी का रिकॉल अलग हो सकता है, क्योंकि देवर इन द एग्जाम, देवर इन द टेंशन, देवर इन द स्ट्रेस। तो एक एक को जैसा लगा, पता नहीं क्यों ऐसा लगा, बट सम स्टूडेंट्स वर टेलिंग लाइक दैट एंड लाइक दिस। बट ये जो वर्जन है इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट। देखो, इसमें आप रूल आउट करके जो है आंसर के पास पहुंच सकते हो। देखो, इसमें टॉपिकल डैप्सोन का उतना रोल नहीं होता है, क्योंकि टॉपिकल डैप्सोन भी हाँ एक्ने में यूज करते हैं, पर क्योंकि ये कंडीशन जो है थोड़ा एक्सटेंसिव है, फेस और बैक के ऊपर है, तो इतने एरिया को हम टॉपिकल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। सिस्टमिक आइसोट्रेटिनोइन जो है वो बहुत ही सिवियर टाइप ऑफ एक्ने जिसमें नोडल सिस्ट होते हैं उसमें हम यूज करते हैं, ना कि हर कोई केस में हम आइसोट्रेटिनोइन का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। क्योंकि इसके वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसका मॉनिटरिंग होता है, तो इसके वजह से इसको हम लास्ट रिसोर्ट रखते हैं, उससे पहले कुछ ट्राई करते हैं हम, ठीक है। उसमें हो सकता है ओरल एंटीबायोटिक्स, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए एंड डी है, सिस्टमिक डॉक्सी एंड सिस्टमिक एसिथ्रो। बट याद रख लो, हम यूजुअली रूटीन बेसिस में जो ओपीडी में जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो सिस्टमिक डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल हम बहुत रूटीनली करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आई एम चूजिंग सिस्टमिक डॉक्सीसाइक्लिन, पर आई एम नॉट श्योर वेदर ये आंसर सही हो सकता है गलत हो सकता है, क्योंकि इमेज अगर बदल गया तो आंसर बदल सकता है, ऑप्शंस अगर कुछ अलग है तो आंसर बदल सकता है, क्वेश्चन कुछ अलग है तो ऑप्शन आंसर बदल सकता है। तो पता नहीं, आप बता दो कि क्वेश्चन क्या पूछा गया, कि आंसर क्या हो सकता है, इमेज क्या दिया गया है, कमेंट्स में प्लीज मुझे बता के हेल्प कर दो। और जो मैंने दो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस पूछे गए थे बोला था, ये उनमें से एक था जिसमें एक्चुअली बॉक्स दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन वाज लाइक दिस, while preparing the slide for histopath exam, box like gross appearance is seen in the scanner view, ठीक है। जो कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, देखो ये उठाया गया है IJDVL के एक आर्टिकल से, जिसका मतलब टाइटल था अपियरेंसेस इन डर्मेटोपैथोलॉजी, ठीक है। उसमें एक अपियरेंस के बारे में
डिस्क्राइब किया है, जिसको हम बोलते हैं बॉक्स शेप्ड या स्क्वेयर्ड ऑफ अपीयरेंस, ठीक है। तो इसमें ये देख सकते हैं कि जब भी हम ग्रॉस स्कैन रिव्यू देखते हैं तो उसमें ये बॉक्स जैसा दिखता है। अगर हम स्लाइड बाहर से देखेंगे तो इसका ये वजह है कि देखो ये एपिडर्मिस से जो ऊपर है और ये पूरा डर्मिस है जिसमें कोलेजन है जो कि फाइब्रोस्ट है। देखो ये मार्क्ड स्क्लेरोसिस ऑफ कोलेजन थ्रू आउट द रेटिकुलर डर्मिस के वजह से हमको ये बॉक्स्ड आउट अपीयरेंस देखने को मिल जाता है। वरना नॉर्मल बायोप्सी के स्पेसिमेंस जब भी हम लेंगे तो ऐसा जो है देखने को मिल जाता है, मतलब एक फानल के जैसा एक एंड टेपर हो जाता है। पर इस इन कंडीशंस में बॉक्स जैसा अपीयरेंस हमको देखने को मिलता है ग्रॉस अपीयरेंस स्कैनर व्यू में, ठीक है, स्लाइड के ऊपर। ये हमको देखने को मिलता है मॉर्फिया में। और एक कंडीशन है मॉर्फिया लाइकन स्क्लेरोसिस ओवरलैप और एक स्क्लीर एडिमा। तो इन दोनों में ही हमको देखने को मिलता है बॉक्स शेप्ड या स्क्वेयर्ड ऑफ अपीयरेंस। तो याद रखो स्क्लीर एडिमा के बारे में हाल फिलहाल पूछा गया था एग्जाम नीट में। तो हो सकता है कि फिर से इसके बारे में और एक बार एग्जामिनर पूछ सकता है, तो याद रख लो ये बात। ये है और एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन अगर आपकी गलत भी हो गए तो इट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन, डू नॉट वरी, डू नॉट ब्रेक योर हेड्स ऑन दिस, क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन है ये भी कंट्रोवर्शियल है। आपको अगर लगे कि क्वेश्चन में इमेज में ऑप्शंस में कुछ गलत है तो प्लीज कमेंट्स में बता देना, ठीक है। A patient presented with nodular lesions over the body, which are associated with slight anesthesia over the arm in the ulnar nerve distribution. Histopath is as shown, and some students told me कि Grenz zone जो है वो अच्छी तरह से दिख रहा था, ठीक है। बाकी जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दिस कंडीशन। तो हमको ट्रू स्टेटमेंट इन चारों ऑप्शंस में से ढूंढ निकालना होगा। देखो जब भी एग्जामिनर देता है नॉडुलर लेशंस ओवर द बॉडी, पता नहीं एक नॉड्यूल था मल्टीपल नॉड्यूल्स थे, पर अगर नॉडुलर लेशंस है बॉडी के ऊपर तो पहले आपको देखो स्लाइड एनेस्थीसिया दिया है, लेप्रोसी इज द डायग्नोसिस, क्योंकि आप देख सकते हो सारे ऑप्शंस में लेप्रोस एरिथेमा नोडोसम लेप्रोसम है, तो लेप्रोसी तो है डेफिनेटली डायग्नोसिस। याद रखो नॉडुलेशंस जो हम देख सकते हैं वो लेप्रोमेटस पोल में देखने को मिलते हैं, ना कि ट्यूबरक्लाड पोल। तो ऑप्शन बी रूल्ड आउट हो गया, ठीक है। और एक चीज ग्रेन जोन भी हमको देखने को मिलता है लेप्रोमेटस पोल में। इसका कॉन्सेप्ट मुझे यकीन है आपको पता होगा। और याद रखो लेप्रोमिन टेस्ट जो होती है वो प्रोग्नोसिस आइडेंटिफिकेशन करने के लिए होता है। लेप्रोमिन टेस्ट जो है लेप्रोमेटस लेप्रेसी में एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में पॉजिटिव लेप्रोमिन टेस्ट दिया गया, दैट इज रूल्ड आउट। तो हम ईएनएल और लेप्रोमेटस लेप्रेसी में फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। तो याद रखो एरिथेमा नोडोसम लेप्रोसम में अगर एग्जामिनर चाहता है एरिथेमा नोडोसम लेप्रोसम तो हमको क्लूज देता कि पेशेंट जो है एरिथीमेटस टेंडर नॉड्यूल्स है, उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स का भी जिक्र किया होता, पर इसके बारे में कुछ बोला है नहीं, उसके बारे में कुछ बताया नहीं। तो आई विल टेक दैट ENL इज नॉट द आंसर, सो we will go with lepromatous leprosy with negative lepromin test as the correct answer। अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि नहीं कुछ और चीजें भी बोले गए थे, कुछ दिया गया था, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे हेल्प कर देना। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लेप्रेसी से है, ठीक है। एल्डरली पर्सन completed the treatment of leprosy, तो he was released from the treatment of leprosy, ठीक है। 2 years later presents with punched out painless ulcer over the soul। तो पेनलेस पंच्ड आउट अल्सर है, ये बात याद रख लो, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक अल्सर। मुझे पता नहीं कि इमेज दिया है नहीं, पर या अगर ये डिस्क्रिप्शन दिया है इसका मतलब है ट्रॉपिक अल्सर, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट? ऑप्शंस अगर देखोगे तो देखो रीस्टार्टिंग एमडीटी विल नॉट टेक केयर ऑफ दिस ट्रॉपिक अल्सर बिकॉज इन्फेक्शन की वजह से ट्रॉपिक अल्सर नहीं हो रहा है। देखो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे का जो नर्व डिस्ट्रॉइंग इफेक्ट होता है पैथोजेनेसिस में, उसकी वजह से जो है ऑटोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन में इफेक्ट हो जाता है। उसके वजह से प्रेशर बेरिंग साइट्स के ऊपर जो भी स्किन होता है वो स्किन डैमेज होने के वजह से ये ट्रॉपिक अल्सर्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। रीस्टार्टिंग एमडीटी इज नॉट एन ऑप्शन।
एम्पिटेशन इज ऑल्सो नॉट एन ऑप्शन, वी कैन ट्रीट यार, ये कोई इन्फेक्शन थोड़ा है कि कट करके फेंक दे, नहीं, amputation is not the answer. Aggressive debridement with IV antibiotics is not needed because this is not an infection basically. आई होप आपको पता है ट्रॉपिक अल्सर का मतलब क्या होता है, इसमें इन्फेक्शन का ज्यादा रोल नहीं होता है। और आप देख सकते हो पेनलेस अल्सर है, ठीक है। जब भी आप ऐसे ट्रॉपिक अल्सर इन लेप्रेसी देखते हो, याद रखो ये जॉपलिंग्स, जो कि लेप्रेसी का एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, उसमें दिया गया प्लांटर अल्सर्स इन लेप्रेसी जो है एक्यूट हो सकते हैं, क्रॉनिक हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्रॉनिक हो सकते हैं। देखो एक्यूट में क्या होता है, एक्यूट अल्सर्स में थोड़ा इन्फ्लेमेशन होता है, उसके वजह से पेन होता है। क्रॉनिक अल्सर्स में क्या होता है, क्रॉनिक अल्सर्स में ज्यादा पेन नहीं होता है पेशेंट्स को, जो कि अल्सर्स में होता है। उसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को एडवाइस करते हैं थोड़ा रेस्ट कर लो, एक्सट्रीमिटी को लिम्ब एलिवेशन, और रेस्ट देने के लिए हम क्या करते हैं, कैस्ट कैस्ट कर देते हैं उस फुट को, और वो ट्रॉपिक अल्सर के जो साइट होता है उसमें ओपनिंग कर देते हैं, ताकि हम अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं, ताकि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, दिस इज द ट्रीटमेंट विच यू आर गोइंग टू गिव फॉर द क्रॉनिक प्लांटर अल्सर, विच इज in my view is the diagnosis for this condition. So answer is going to be option A. ठीक है, तो ये दिस इज व्हाट आई फील। अगर आपको लगे कि इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी है, कमेंट्स में प्लीज मुझे बता दें। ठीक है, अब तक मुझे यकीन है आपको ये वीडियो पसंद आई। प्लीज डू हिट अ लाइक बटन एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर, आपके जो भी फ्रेंड्स है जिनको डर्मेटोलॉजी के रिलेटेड डाउट्स है उनको ये वीडियो शेयर कर देना। और ये मैं बोलूंगा सुपर कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन, which is integration with microbiology and also dermatology. ठीक है, या if you ask me, purely this is a microbiology question, but because hair is also there, that is the reason why मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, एयर शाफ्ट विथ आर्थ्रोपोनिडिया seen in the image below, आइडेंटिफाई द फंगाई एसोसिएटेड, ये था क्वेश्चन जो ये इमेज था, ये स्टूडेंट्स ने मुझे बताया था रिकॉल में। ठीक है, देखो हेयर शाफ्ट इन्वॉल्व हो रहा है, याद रखो एपिडर्मोफाइटॉन जो है हेयर शाफ्ट को इन्वॉल्व नहीं करता है। ठीक है, आई होप यू ऑल नो ई इज द वेरी आजू बाजू जो होता है, आजू बाजू होता है हेच से, तो इसी की वजह से हेयर को इन्वॉल्व नहीं करता है। तो कनाडा में हेयर इन्वॉल्वमेंट ऐसा नहीं होता, ऑर्थोपोनिडिया नहीं होता, तो दैट इज आल्सो रूल्ड आउट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सोचा कि ट्राइको, अरे यार ट्राइको मतलब स्किन हेयर एंड नेल सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, और ट्राइकोफाइटॉन टॉन्सिलेंस, ट्राइकोफाइटन वायलेशियस में एंडोथ्रिक्स होता है, तो हेयर के अंदर जो है स्पोर्स है, तो एंडोथ्रिक्स वैरायटी, तो आंसर कर देते हैं ट्राइकोस्पोरॉन को, तो स्टूडेंट्स ने ए आंसर कर दिया। But remember students, trichophyton, trichosporon, both are different. Trichosporon bigly is associated with piedra. और इसमें जो है आर्थ्रोकोनिडिया हेयर के अंदर नहीं होता है। ठीक है, आर्थ्रोकोनिडिया कुछ बुक्स में मेंशन किया है, हो सकते हैं इसमें, बट एज पर इन डर्मेटोलॉजी बुक्स आई कैन से दैट यू बेटर ट्राई टू आंसर द डर्माटोफाइटिक इन्फेक्शंस फॉर आर्थ्रोकोनिडिया। ठीक है, तो इसी वजह से ट्राइकोस्पोरॉन को आई रूल्ड आउट। ओके, तो व्हाट वी आर लेफ्ट आउट विद द माइक्रोस्पोरम, एक्चुअली आई नो, हाँ, माइक्रोस्पोरम कैनिस जो हमने पढ़ा है, ग्रे पैच जिसमें वो ग्रे कुत्ता था, हमने पढ़ा है ग्रे कुत्ते को हम घर के बाहर रखते तो एक्टोथ्रिक्स वैरायटी। हाँ मुझे पता है आपने ये निमोनिक या स्टोरी मुझसे पढ़ लिया, पर क्या करे यार, और कोई ऑप्शन ही नहीं, और कोई चारा ही नहीं है हमके पास आंसर करने के लिए माइक्रोस्पोरम के अलावा, क्योंकि माइक्रोस्पोरम जो है हेयर को इन्वॉल्व कर सकता है, आर्थ्रोपोनिडिया उसमें देखने को मिल सकते हैं। हाँ इसमें एंडोथ्रिक्स नहीं होता है, एक्टोथ्रिक्स होता है, पर क्या करे, रूल आउट करने के बाद मुझे जो ऑप्शन अच्छा लग रहा है आंसर करने के लिए वो माइक्रोस्पोरम ही लग रहा है, तो आई विल गो विथ ऑप्शन बी। अगर आपको कुछ अलग लग रहा है तो प्लीज कमेंट्स में बता देना क्यों आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट दिस वीडियो, एंड एज आई हैव टोल्ड यू कुछ गलतियां हो सकती है, प्लीज पार्डन मी। if this video was helpful, do like this and do subscribe to my YouTube channel for all dermatology related awesome content. Happy learning all my dear students. Bye bye, take care. Happy learning, happy learning, happy learning. Sarvam Sri Krishna Arpanam, Sarve Jana Sukhino Bhavantu.